हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा कार्बन एंड कंपाउंड के जो चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने कंबशन ऑफ कार्बन मैंने करवाया था, या फिर बोल सकते हैं कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन मैंने करवाया था, जिसमें कि हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, ये हमने ये रिएक्शन करवा ली थी, है ना, लास्ट क्लास में। तो आज हम उसी सीरीज को आगे करेंगे। कार्बन की कुछ और रिएक्शंस हैं जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ और रिएक्शंस हैं, उनको हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? बेसिकली हमें पता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ना, दो ही चीज हम पढ़ते हैं इसमें। या फिर इलेक्ट्रॉन के व्याप पे अगर हम बात करें तो उसके व्याप पे भी हम देख सकते हैं कि क्या होता है। तो अलग अलग डेफिनेशन है, बट इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं बेसिकली कि ऑक्सीजन का एडिशन जब हम करवाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस is called oxidation, and the substance which are capable of adding oxygen to other substances are called oxidizing agent। ओके, तो ये क्या होंगे? ऑक्सीडेशन जो हमारी प्रोसेस है हम उसे बोलते हैं जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाया तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, उन्हें हम बुला रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली हम लोग किस किस को पढ़ते हैं, जैसे KMnO4 हुआ, या फिर और भी देखते हैं K2Cr2O7 हुआ। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जब ऑक्सीडेशन, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो बोल सकते हैं इनको, है ना। तो ये होते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो ये दो है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। जैसे अगर कोई एल्कोहल का कंपाउंड है हमारे पास, है ना, तो एल्कोहल का कंपाउंड सपोज करो हमारे पास ये दिया हुआ है CH3CH2OH, सिंपल सा ही ले लेते हैं हम रिएक्शन को एक। तो उसके बाद हमने ऑक्सीजन को डिराइव किया है कहाँ से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हमने इसको डिराइव किया, इसका नाम था इथेनॉल, या फिर हम बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल, है ना, ये इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे रिएक्शन कैसे होगी। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होगी, ये एसिड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा और H2O या फिर बोल सकते हैं वाटर रिलीज कर देगा। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्टली हो गई, हमने जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें इंक्लूड होंगे, तो कहीं ना कहीं तो आएंगे। तो हम बोल सकते हैं एज ए कैटलिस्ट इसका यूज होता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, या फिर हम बोल सकते हैं KOH। ओके, और हम इसको हम हीट जब प्रोवाइड करते हैं तब। और दूसरी कंडीशन क्या बना सकते हैं? K2Cr2O7 और H2SO4, एंड बोल सकते हैं हीट तो हमें देनी ही है। तो दो सिनेरियोज में क्या होता है कि ये जो है हमारा जो अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस H2O या फिर बोल सकते हैं वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो एडिशन रिएक्शन क्या होगी? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एडिशन रिएक्शन मतलब किसी दो कंपाउंड्स का एक साथ में ऐड होना, यानी कि जोड़ना। तो एडिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन के लिए जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो किस टाइप से रिएक्ट करेंगे? तो जैसे हमारे पास ये है CH2 एंड CH2 प्लस, अगर हम H2 इसके साथ ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट द टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। ओके,
अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, CH3 एंड CH3, ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया, है ना, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। तब हम बोल रहे हैं क्या, इसको इथेन। इधर क्या था, इथीन। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड जो था हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, इथाइन, CH3, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, रिएक्शन होगी निकल के साथ में, फिर से सेम 473 केल्विन ना, ये भी हमारे पास रिएक्शन होगी इथेन। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये होगी डबल स्टेप में रिएक्शन, मतलब कि पहले क्या बनेगा, इससे पहले ये बनेगा और फिर वो वापस से वही इथेन तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन जो हो रही है डबल स्टेप में हो रही है, और ऊपर वाली रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रही है। यानी कि डबल बॉन्ड में एक बार में ही रिएक्शन पूरी हो जाएगी, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 बार में रिएक्शन पूरी करेगा। यानी कि पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में, लेकिन प्रोडक्ट दोनों के ही सेम बन रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं तो वो कैसे इफेक्ट करेंगे, है ना। तो कैटलिस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो कैटलिस्ट आप लोगों को याद होगा, पहले मैं बता चुका हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जो रिएक्शन होती है उसको फास्ट करवा देते हैं, या फिर जो स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने का काम करवाते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दीज आर सब्सटेंसेस which can change, usually increases। मीन्स हम कैटलिस्ट का यूज ज्यादातर कब करते हैं, जब हमें इसकी स्पीड इंक्रीज करवानी होती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग used up in that reaction। ओके, तो यानी कि रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, बट हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा। यानी कि इंक्लूड कैसे होगा, बोल सकते हैं जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास ए है प्लस बी है और सी हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को रिएक्ट करवा देगा, बट ये जो होगा कैटलिस्ट वो इनको प्रोवाइड करेगा ऐसा मीडियम जिससे कि ये रिएक्ट करें, बट ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में तो यही ए और जो बी है यही कन्वर्ट हो गया, और कैटलिस्ट जैसा था हमारा वैसा ही रिएक्ट बाद में भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि कैटलिस्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा दें, बट ये खुद रिएक्शन में मतलब कि एज ए रिएक्टेंट वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे कैटलिस्ट। अब आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले है जो वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल जब H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ में कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, निकल और 473 केल्विन। ये वही सिनेरियो मैंने बना दिया जो अभी लास्ट रिएक्शन में मैंने पढ़ा था। तो ये क्या है, हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है वेजिटेबल ऑयल। तो ये क्या करेगा, वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देगा, वनस्पति घी। ओके, ये क्या है, सॉलिड सब्सटेंस। ओके, इसके बाद हम बोल सकते हैं वेजिटेबल, एक क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड फॉर हेल्थ और नॉट। तो हम इसका पीछे का रीजन है कुछ, हम बोल सकते हैं कि क्या हेल्दी होंगे या नहीं होंगे। तो बताता हूं मैं। सैचुरेटेड कार्बन चेंज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, इन ब्लड विच स्टिक्स टू द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड दस कॉजेज कोरोनरी हार्ट डिसीज। यानी कि क्या करेंगे, कोरोनरी हार्ट डिसीज को ये इंक्रीज कर, मतलब चांस बढ़ा देते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाए इससे। यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जब सैचुरेटेड कार्बन चेंज होते हैं। अब इसके बाद टू वार्न पीपल अगेंस्ट हार्ट डिसीजेज many advertisements appear in newspapers and magazines started stating that vegetable oils are good for health. On the other hand, animal fats like ghee and butter contain saturated fatty acids which are said to be bad for health। यानी कि घी और जो बटर होता है वो अनहेल्दी होता है, बट वेजिटेबल ऑयल्स हमारे ज्यादा हेल्दी होते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन, देखते हैं, है ना। तो रिएक्शन क्या होगी एडिशन ऑफ ब्रोमीन के लिए, तो हमें सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्कीन लिया, इसे हम बोल सकते हैं इथीन। तो इथीन के साथ में हमने रिएक्ट करवाया ब्रोमीन को।
तो ये CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो ब्रोमीन यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, हम बोल सकते हैं 1,2 डाइब्रोमो, हमने आईयूपीएसी नाम ऑलरेडी कर चुके हैं, डाइब्रोमो इथेन, है ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगर हम ऐसे और रिएक्शन को देखें तो इथाइन ले लिया तब, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इथाइन प्लस 2Br2, जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ में ऐसे रिएक्ट करवाया था ना लास्ट टाइम पे, बट उसके साथ में हमने कंडीशन दूसरी रखी थी, यानी निकल और 473 केल्विन ये टेम्परेचर रखा था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CCl4 इसको मीडियम दे रहे हैं, तो ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, Br, Br, H, Br एंड Br। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये हम बोल सकते हैं क्या कि 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ठीक है, तो इसका नाम ये हो जाएगा 1, 1, 2, 2 टेट्राब्रोमो इथेन। ये क्या होता है, कलरलेस एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि ये जब बनेगा तो कलरलेस एडिशन एडिशन होगा, हम बोल सकते हैं क्या होगा, ये कलरलेस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको पता होगा क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट या फिर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस कर दे, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि ये ए बी था, प्लस आया सी हमारे पास, तो ये सी ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया और ए सी बन गया, ए सी, और बी क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए हम इसको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, रेफरेंस ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले CH3Cl प्लस Cl2, ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, और ये 520 से लेकर 670 केल्विन तक ये रिएक्शन हो रही है। तब क्या हो रहा है, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ये बन गया CH2Cl2 और ये HCl। अब इसको हम फर्दर अगर रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा, फर्दर रिएक्शन करवाने के बाद CH2Cl2 प्लस Cl2, अगर हमने इसको करा दिया तो फिर से वही सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसको, सनलाइट और 520 से लेकर 670 केल्विन तक ये टेम्परेचर रखेंगे हम, तब ये क्या होगा, CHCl3 प्लस फिर से एक HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या था ऊपर वाले का, इसका नाम था हमारे पास डाइक्लोरो इथेन, और सॉरी डाइक्लोरो मीथेन, और नीचे वाले का होगा ट्राइक्लोरो मीथेन। अगर हम और इसको फर्दर रिएक्शन करवाएं, इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, CHCl3Cl2, ये रिएक्शन होगी फिर से सेम कंडीशंस के साथ में, CCl4 प्लस HCl, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो ये हमारे पास हो गई क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसमें इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहा है अपनी जगह, जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था स्टार्टिंग में, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते गए, साथ साथ हम बोल सकते हैं क्लोरीन के एटम्स ऐड होते गए, बट हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन रखी है इसमें, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड्स, कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है हमारे पास जो इथेनॉल है। इथेनॉल का आप लोगों ने काफी यूज भी किया होगा, एज ए स्पिरिट भी यूज किया होगा ना, लेबोरेटरीज में हम लोग देखते भी हैं, रखा रहता है ना, एक तरह से अल्कोहल ही है ये हमारे पास, इथाइल अल्कोहल हम जिसे बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या होता है इथाइल अल्कोहल, हम बोल सकते, देखो, इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होती है ना, होमोलोगस सीरीज ऑफ alcohols, the first member being methanol, मिथाइल अल्कोहल हम जिसे बोलते हैं। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम बोल सकते हैं C2H5OH होता है ना। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं इसकी कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं, तो फिजिकल स्टेट्स बेसिकली क्या होगी, तो फिजिकल स्टेट,
सबसे पहले ये क्या होगा, इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड। ओके, कलरलेस है और कैसा है, लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर हम बात करें। और इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है 156 केल्विन। ओके, यानी माइनस में जाएगा डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो, है ना। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। ओके, तो ये वाटर का जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, बट इसका उससे भी कम है, यानी कि ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम देखते हैं स्मेल क्या होगी इसकी। स्मेल एंड टेस्ट अगर हम देखें तो स्मेल क्या होगा, डिस्टिंक्ट स्मेल होगी, यानी कि बेकार सी एक स्मेल आती है इसमें, डिस्टिंक्ट। कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है और कुछ लोगों को बेकार भी लगती है ना, सभी के लिए रेफरेंस अलग अलग है। और हम बोल सकते हैं बर्निंग टेस्ट आता है। जैसे हमारे पास चिली होती है मिर्च, तो मिर्च क्या करती है, एक बर्निंग सेंसेशन देता है, तो वैसे ही ये भी होती है, बर्निंग टेस्ट देता है, ये भी बर्निंग टेस्ट या बर्निंग सेंसेशन हम बोल सकते हैं इसको, वो प्रोवाइड करवाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो वाटर के साथ में ये रिएक्ट कर जाता है, या फिर बोल सकते हैं वाटर के साथ में ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल विद वाटर। अब हम कैसे बता सकते हैं, देखो वाटर क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है, वैसे ही ये अल्कोहल है वो भी एक तरह से पोलर सब्सटेंस है। तो जब पोलर के साथ में पोलर रिएक्ट करेगा तो हमने पढ़ा है इसके बारे में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। तो ये क्या होता है, पोलर डिजॉल्विंग इनटू द पोलर सब्सटेंस, तो इसलिए वाटर पोलर है और ये भी पोलर सब्सटेंस है, इसीलिए एक दूसरे में ये डिजोल्व हो जा रहे हैं, यानी कि इथेनॉल वाटर में डिजोल्व होता है। ओके, ये अपन बोल सकते हैं सॉल्युबल इन वाटर। अब इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर हम देखें तो CH3 CH2 OH, अगर हम ऑक्सीजन के साथ में इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं बर्निंग होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कंबस्शन होता है, बर्निंग या कंबस्शन। तो इसमें क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी प्लस वाटर निकलेगा प्लस हीट एंड एनर्जी, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कभी कभी कुछ वाइन्स होती हैं या फिर बियर की बोतल्स होती है, उसमें अल्कोहल की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो प्रेजेंट होती है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बर्न होने लगती है ना। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड, रिएक्ट विद सोडियम, तो सोडियम के साथ में क्या रिएक्शन होगी, CH3 CH2 OH प्लस 2Na। ओके, इसको हमें देना पड़ेगा कुछ ठंडा मौसम, यानी कि कोल्ड वेदर, है ना, कुछ टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब क्या होगा, CH3 CH2ONA प्लस H2, ये रिएक्शन बन जाएगा, इसे हम बुलाएंगे सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ये रिएक्शन होती है। ओके, इसमें क्या हुआ, हाइड्रो जो OH है हमारे पास और जो H है, इसको रिप्लेस कर दिया Na ने, बस इतना सा रिएक्शन हुई है इसकी, और कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। अब इसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हम लिख लेते हैं, तो CH3 CH2OH। तो जब हम देखें तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और हम बोल सकते हैं एक्सेस में लेना पड़ता है और कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा हमें, यानी कि कंसंट्रेटेड होगा प्लस एक्सेस में होगा, ये एक्सेस मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ओके, इसके बाद ये क्या बनेगा, दोबारा से ये बोल सकते हैं ये OH निकाल देगा इसका, या फिर हम बोल सकते हैं HOH या H2O, जैसे हम बोल सकते हैं H2O ये बाहर निकाल देगा, यानी कि OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये निकाल देगा, तो जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है, यानी कि अल्कोहल कंपाउंड था हमारा, वो किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम बुला रहे हैं इथिलीन, है ना, इथिलीन। अब इसके बाद यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले यूज हो सकता है जैसे रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है, यानी कि 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, यूसेज, है ना, सेप्टिक एंटीसेप्टिक का काम करता है। और हम बोल सकते हैं इसके साथ साथ जब कभी कभी क्या करवाना पड़ता है, हमें इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, कि कैसे, इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग स्किन, यानी कि जो
कभी कभी क्या होता है, जैसे एंटीसेप्टिक नहीं मिलता इमरजेंसी केसेस में, तब इसका यूज हम लोग कर लेते हैं, है ना। बट इसको हम रेगुलरली यूज नहीं करते हैं कि इसको ही हम यूज करें, बट इसको हम यूज करते हैं कब, जब हम बोल सकते हैं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब हम कर सकते हैं इसको यूज, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती है। दूसरा, इथेनॉल क्या है, देखो इथेनॉल इज यूज्ड इन एल्कोहलिक बेवरेजेस, दैट इज बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, एटसेट्रा, यानी कि ये सारी जो ड्रिंक्स होती हैं अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद बहुत सारे और भी जो पेंट इंडस्ट्रीज है, परफ्यूम की इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो पेंट इंडस्ट्री होती है ना, जो हम बोल सकते हैं एशियन पेंट्स वगैरह ये मिलते हैं सारे, तो ये पेंट की इंडस्ट्रीज में, या फिर हम देखें इसको और भी कई सारी जगहों पे यूज होता है इसका, है ना। पेंट इंडस्ट्री में बोल सकते हैं, सीरप में कफ सीरप का नाम सुना हुआ, तो कफ सीरप में भी ये प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा परफ्यूम्स भी इसके बनाए जाते हैं कुछ ना, परफ्यूम्स में भी प्रेजेंट होता है। और हम देखें इसके कुछ डाई बनाए जाते हैं, डाइज कॉस्मेटिक भी बनाए जाते हैं, कुछ मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स, तो ये बहुत सारे इसके यूसेज हैं। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं इसको क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म, आइदर एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड एक्सेट्रा, इसको मैन्युफैक्चर करवाने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं क्या, लेबोरेटरी, इट इज इट इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी क्रिस्टलाइजेशन जो होगा रिएक्शन का, तो उसमें भी इसका यूज होता है। इसके अलावा क्या यूज होता है हमारे पास, जैसे इन कोल्ड कंट्रीज इथेनॉल इज यूज एज ए एंटी फ्रीज, यानी कि एंटी फ्रीज का काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, है ना, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, ये इसका यूज कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। जो हम बोल सकते हैं बियर हुआ या फिर वाइन हुआ, तो इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये एंटी फ्रीज का काम करते हैं। अगर ये लोग नहीं पियेंगे तो ये जम जाएंगे एक तरह से, इनकी जो वेन्स हैं, या फिर हम कैपिलरीज की बात करें जिनमें ब्लड फ्लो होता है, तो वो एक तरह से फ्रीज होने लगेंगे, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो जब ये प्रॉब्लम से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। तो अब इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे, यूसेज तो हो गए, हार्मफुल इफेक्ट भी तो होते हैं किसी भी चीज का। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कॉज इंटॉक्सिकेशन, है ना, इंटॉक्सिकेशन का यूज कर सकते हैं, मतलब ये इंटॉक्सिकेशन कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्कोहल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि सबसे ज्यादा ये जो होगा इसका इफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करने में, यानी कि डिक्रीज करने में हम बोल सकते हैं ये इसका यूज होता है ना। यानी कि जो ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है। और उसके अलावा हम देखें दूसरी चीज मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसके जो न्यूरॉन सिस्टम होता है हमारा, न्यूरॉन्स, वो भी काम करना कम कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम अगर और देखें कुछ और डेंजर या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो दिस रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है इसका, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि देखते होंगे आप लोग लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का लाइव एग्जांपल्स, जो लोग बियर या फिर कुछ अल्कोहल का कंजम्पशन करके आते हैं तो वो सीधे से मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चल नहीं सकते, सही से बात नहीं कर सकते, लड़खड़ाते हैं, है। तो ये सारे जो इफेक्ट होते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक इसका कंजम्पशन किया जाए तो हम बोल सकते हैं जो लीवर होता है उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि लीवर डैमेज भी कर सकता है। इसके अलावा किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको भी ये डैमेज करता है। तो जब डैमेज करेगा तो हम बोलेंगे हार्मफुल इफेक्ट है ना। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, जैसे अल्कोहल का यूज हम फ्यूल के तरह भी करते हैं, तो फ्यूल की तरह हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी, ये जब बर्न होता है तो CO2 गैस निकलती है प्लस हीट एंड एनर्जी भी निकलती है ना, हीट एंड एनर्जी। कब, व्हेन इट बर्न, जब ये बर्न होती है तब क्या हीट और एनर्जी निकलती है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, तो ये एज ए फ्यूल भी हम लोग वर्क करवाते हैं ना। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा E20 जो पेट्रोल होता है ना, E20 फ्यूल का बात चल रहा है अभी। E20 फ्यूल में क्या हो रहा है, इथेनॉल का ही तो मिक्स कर रहे हैं, जो ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो E20 जो पेट्रोल है वो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो हमारा पेट्रोल है 100% पेट्रोल होता है, उसमें 80% तो हम बोल सकते हैं पेट्रोल है ना, और ये 20% इथेनॉल हम उसमें मिक्स कर देते हैं, जो कि हमारे E20 इथेनॉल, या जो बोल सकते हैं E20 जो पेट्रोल है वो बनाते हैं।
ओके, तो ये सारी यूसेज और हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हो गए हैं। अब इसके बाद हम कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।